इंतखाबात का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होने जा रहे हैं। पंजाब इलेक्शन और चारों सूबों में इंतखाबात करवाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI से शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर अली जफर और फवाद चौधरी शरीक होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाप और MQM के रहनुमा शामिल। JUIF और ANP इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी से नवीद कमर और फारूक H नाइक के नाम दिए गए हैं। MQM से अमीनुल हक का नाम कमेटी के लिए दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन में इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होने जा रहे हैं। पंजाब इलेक्शन और चारों सूबों में इंतखाबात करवाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर अली जफर और फवाद चौधरी शरीक होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाप और MQM के रहनुमा शामिल हैं। JUIF और ANP इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी से नवीद कमर और फारूक H नाइक के नाम दिए गए हैं। MQM से अमीनुल हक का नाम इन मुज़ाकरात के लिए दिया गया है। आपको अपडेट करें कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज शाम 6 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। पंजाब इलेक्शंस और चारों सूबों में इंतखाबात करवाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा, आज शाम 6 बजे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बिल्कुल अवैस, आज ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। शाम 6 बजे दोनों जमातों के मुज़ाकरात से ये जो है वो टाइम तय किया गया है। जो अपोजिशन की कमेटी है उसका तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन जो हुकूमती कमेटी है उस पर भी मुशावरत मुकम्मल की गई है। हमारी ज़राए बता रहे हैं कि पीपल पार्टी से नवीद कमर को जो है वो कमेटी में शामिल किया जा रहा है, जबकि फारूक H नाइक का नाम भी दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ बाप पार्टी से उनका नुमाइंदा शामिल होगा, MQM से शामिल होगा। JUIF और ANP जो है इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे, उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में बैठने से इनकार किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की जो है वो मंजूरी दे दी है। नून लीग से ख्वाजा साद रफीक या वज़ीर कानून जो है इस कमेटी का हिस्सा होंगे, लेकिन मुज़ाकराती टीम को मैंडेट दिया गया है कि वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात करें। चूँकि 13 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है कौमी असम्बली की, तो उसके बाद जो है वो अक्टूबर की कोई डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। उस पर इत्तेफाक राय कायम करने के लिए कोशिश की जाएगी। जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एहसास पे ज़ोहराने में 176 से ज़ायद नून लीग और उसके इत्तेहादी MNAs की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा। डेवलपमेंट है, अभी कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना था, जिसमें 176 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने, जो अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नंबर गेम पूरी है। तो एक सिम्बॉलिकली वज़ीर आज़म ने ये फैसला कर लिया कि वो आज जो इजलास है, इसी इजलास को दौरान एतमाद का वोट लेंगे अवाम से, और ये पैगाम देना चाहती है गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अवाम को जो है मुकम्मल एतमाद है। ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुमकिन जो फैसला आना है 4 बजे, उसके तनाजुर में किया गया और ये फैसला कर लिया गया है कि आज वज़ीर आज़म इसी अवान से जो है एतमाद का वोट लेंगे। और हम ज़ाहिर कंफर्म कर रहे हैं कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो एतमाद के वोट के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज के इस इजलास, जो इत्तेहादियों का इजलास था, उसमें एक जिस तरह एक फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म ने भी इसमें जो है वो जब इत्तेहादियों से मशावरे के बाद ये फैसला किया है कि वो आज शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद बलोच से। जावेद, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद का वोट लेने का फैसला क्या प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है? देखें, जो बातें की जा रही थी, जो रिमार्क सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट से जो हियरिंग हो रही थी उस दौरान, इस पर जो है वो जो आज पावर शो की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से, और इतने अरकान असेंबली जो है वो इकट्ठे हुए उनके दौराने में, और वहाँ पर जो है मुशावरती अमल भी जो है वो किया गया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हैं, और जो अरकान असेंबली हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। मामला ये है कि जो है वो इत्तेमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन उन्होंने नंबर गेम जो है वो शो कर दी है वज़ीर आज़म ने। और इसके बाद जो मुज़ाकराती अमल शुरू होने वाला है शाम को,
اس پہ بھی جو ہے یہ اثر پڑے گا، کیونکہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کورٹ میں جو ہے وہ آ رہی ہے، تو مذاکراتی ٹیم کو کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی جو ہے۔ لیکن جاوید، جب عدالت کی جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت دی گئی تو اور آج شام 6 بجے مذاکرات بھی ہونے جا رہے تھے، تو پھر اس اعتماد کے ووٹ کی ضرورت کیا تھی؟ وزیر اعظم نے اپنے جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے وہ شو کی ہے کہ ان کے پاس کتنے نمبر موجود ہیں۔ رہی بات اعتماد کی ووٹ کی، تو وہ سمبولکلی جو ہے وہ وزیر اعظم نے آج یہ نمبر شو کیے ہیں اپنے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کتنے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو کسی بھی وقت جو ہے وہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جا کے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے نمبر موجود ہیں کہ وہ ایوان کا جو ہے وہ ان کا جو مینڈیٹ ہے ان کے پاس ہے۔ تو جو سیاسی صورتحال اس میں یہ ضروری تھا کہ ایک تو نمبر گیم جو ہے وہ شو کی جائے، اور دوسرا جو مینڈیٹ ہے وزیر اعظم کے پاس، جو اعتماد ہے اتحادی جماعتوں کا اور ان کے اراکین پارلیمنٹ کا، وہ اس کو بھی شو کیا جائے۔ تو آج جب 4 بجے قریب یہ فیصلہ آ رہا ہے سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ جو مذاکراتی عمل شروع ہونے والا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کوئی نئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے، یا جو ہے وہ بالکل یہ جو کیس ہے اس پہ ڈالا جا رہا ہے پارلیمنٹ پہ کہ وہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کریں؟ تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ جو ہے بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائے گی۔ کوئی نہ کوئی فیصلہ ایسا آئے گا جس میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ وہ ان کے لیے وہ نئی ڈیڈ لائن شاید مقرر کی جائے کہ جو ہے وہ اس ڈیڈ لائن تک جو ہے اس تاریخ تک اپنے اس مذاکراتی عمل کو مکمل کریں اور پھر رپورٹ کریں سپریم کورٹ کو۔ اچھا شاکر، جاوید ذرا توقف کیجیے گا۔ شاکر یہ بتائیے گا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے قومی اسمبلی اجلاس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، کب شروع ہوگا یہ اجلاس؟ اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا، کیونکہ دہرانے کے بعد تمام ممبران اسمبلی کو یہ کہا گیا کہ وہ ایوان میں بیٹھ جائیں اور کسی کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر جانے کا جو ہے اجازت نہیں ہے، انہوں نے روک لیا ہے۔ اور چیف وپ مرتضیٰ جاوید عباسی اور دیگر جو اراکین کو جو ایوان میں مکمل کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ فون گھما رہے ہیں، بندے پورے کر رہے ہیں، لسٹ کو ٹک کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے وہ بھی کریں۔ ہماری بات ہوئی تھی دہرانے کے بعد جو سردار اختر جان مینگل ہیں، احمد دادی ہیں حکومت کے، ان سے بھی جب ہم نے اس خبر کے حوالے سے کنفرمیشن کے لیے بات کی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ مثبت انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ ہمیں سب کو اکٹھا کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ حکومت وزیر اعظم پر ہمارا مکمل اعتماد ہے اور اس اعتماد کا اظہار ہم عوام میں کھڑے ہو کر کریں گے، اور ایک میسج دینا چاہتے ہیں دیگر اداروں کو کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان پر جو پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی ہے وہ مکمل اعتماد کرتی ہے، اور یہ ایک پیغام، ایک سمبولک اعتماد کا ووٹ ہوگا جو ایک واضح پیغام دے گا دیگر اداروں کو۔ یہ اختر جان مینگل کا کہنا تھا۔ باقی جو ہمارے ذرائع مسلم لیگ نون کے اندر مختلف ایم این ایز، شاکر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسی سارے معاملے پر۔ آج چونکہ مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں اور اب یہ ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی ہو گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک متفقہ ڈیٹ انتخابات کی ممکن ہو پائے گی سراج الحق صاحب؟ نہیں ہوا اور یہ آنے والا الیکشن متنازع بن گیا تو ملک میں مزید فساد ہوگا، اور کسی ایک پارٹی کے مرضی پر اگر الیکشن ہو جائے اس کا نتیجہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارا تو یہی موقف ہے کہ ایک ملک ہے تو اس میں مرکز میں بھی اور چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں اور ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور تاکہ قوم آئندہ کے لیے اپنے لیے قیادت کا اور حکومت کا چناؤ کر سکے۔ پہلے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب بہرحال لوگ مذاکرات سے آمادہ ہو گئے ہیں، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ چیف جسٹس از خود نوٹس لینے کے بعد سیاسی جماعتوں کو بلاتے یا ان کو سنتے، لیکن پہلے مرحلے میں تو انہوں نے سب کو سنا نہیں اور ایک ڈیٹ اناؤنس کیا۔ اس ڈیٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد جب سرکار کی طرف سے بہت زیادہ عذر پیش کیے گئے سیکیورٹی کے لیے، نوجوانوں کا اس طرح ججز دینے کا، پھر پیسہ دینے کا، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے سب کو بلایا بھی تھا، لیکن بہرحال وہ وقت تو ہاتھ سے نکل گیا۔
یہ ہے کہ سب کی تجویز یہی تھی کہ اگر 9, 5 یا 3 کے بجائے فل کورٹ کا اجلاس ہوتا اور اس میں جو فیصلہ ہوتا تو وہ پوری قوم اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ 100% ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ایک رولز موجود ہے، اس لیے آئین کے روشنی میں الیکشن کا انعقاد تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ جو 90 دن تھے وہ تو ویسے بھی گزر گئے، 90 دن اب 105 ہو گئے، تو 105 205 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کے لیے نیک شگون یہی ہے کہ مرکز اور صوبوں میں ایک ہی دن الیکشن ہو، نگران حکومت قائم ہو جائے اور ایک ڈیٹ پر سب کا اتفاق ہو۔ میں ایک شفاف الیکشن کی تلاش میں اور کوشش میں سیاسی جماعتوں سے ملا ہوں اور اب بھی میری یہ خواہش اور کوشش ہے۔ شاہد رند ہمارے نمائندہ خصوصی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد، یہ بتائیے گا کہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک جانب اعتماد کا ووٹ ہے، دوسری جانب مذاکرات شام 6 بجے ہونے جا رہے ہیں سینٹ سیکریٹریٹ میں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے۔ کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں تینوں ڈاٹس کو شاہد؟ سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کا آئے گا، لیکن دوسری طرف حکومت نے جو اپنا ایک لائن آف ایکشن تیار کر رکھا ہے، اور میری معلومات کے مطابق حکومت کے پاس بھی 3 سے 4 آپشنز ہیں، اور حکومت کسی بھی آپشن کو اس وقت تک ضائع یا مس نہیں کرے گی جب تک کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح ہدایت یا حکم نہیں آ جاتا۔ تو اسی لیے جو وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے وہ بھی حکومت کا اٹیمپٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا مطالبہ کل قومی اسمبلی میں کیا گیا تھا وہ بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ استحقاق کمیٹی کے حوالے سے جو گفتگو کل قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کو بھی پہلے قومی اسمبلی میں اس لیے لا کے مطالبے کی صورت میں رکھا گیا تاکہ گوش گزار کرایا جائے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تو اس وقت جو شارح دستور کی صورتحال ہے اس میں کشیدگی آج صبح جو بڑھنے کا امکان تھا وہ کسی حد تک تھمی ہے، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور ابھی جو ایک بار پھر پولیٹیکل رول ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ بڑھ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج صبح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ساری صورتحال میں، لیکن جو ریمارکس تھے چیف جسٹس کے وہ ملٹی ڈائمینشنل تھے۔ ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، لیکن دوسری صورت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 14 مئی کا اپنا جو حکم ہے اسے برقرار رکھا ہے، اور اگر وہ جو تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہیں اس میں اسے برقرار رکھتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی، پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا استحقاق کمیٹی کا معاملہ جائے گا، یا پھر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ججز بحالی کی بات ہوئی تھی تو سید یوسف رضا گیلانی نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے ججز کی بحالی کی تھی۔ تو ایگزیکٹو آرڈر کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو حکومت اپنا کوئی بھی آپشن جسے کہتے ہیں نہ وہ ضائع کرے گی نہ مس کرے گی، وہ تمام اٹیمپٹس پورے کرے گی جب تک کہ یہ جو معاملہ ہے مکمل طور پہ ٹل نہیں جاتا۔ بہت بہت شکریہ شاہد رند، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جاوید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شاکر عباسی نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے آج اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ آج کی سماعت کے حوالے سے عدالت ایک مناسب تحریری حکم نامہ جاری کرے گی، اور اطلاعات کے مطابق آج شام 6 بجے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب طلبی کے خلاف کیسز کی سماعت، عدالت کی نیب کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب کو کارروائی اور تحقیقات سے نہیں روکا جا سکتا۔ عمران خان خود کو تفتیش میں شامل نہیں کر رہے تو نیب اپنے قانون کے مطابق کارروائی کا مجاز ہے۔ عمران خان اگر تفتیش میں شامل نہیں ہوتے تو نیب کارروائی کرنے کا مجاز ہے، یہ ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب طلبی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کی فائلیں کھولنی ہے۔ سابق ایم پی ایس شیخ محمد یعقوب اور میاں محمد آصف کاٹھیا کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ دونوں سابق ایم پی ایس کو کل صبح 10 بجے محکمہ اینٹی کرپشن میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے وقاص غوری سے۔ وقاص، کیا الزامات ہیں ان پر؟
वकास गौरी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा इन दोनों MPs पर क्या इल्जामात हैं? बिल्कुल वैस महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने तो साबिक MPs जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है और इनमें टिकट होल्डर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको तलबी के नोटिस जारी किए हैं। इनमें शेख मोहम्मद यकूब और मियां मोहम्मद आसिफ काठिया शामिल हैं। शेख मोहम्मद यकूब पर इल्जाम है कि उन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी को मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाया। एंटी करप्शन ने कल सुबह 10 बजे शेख मोहम्मद यकूब से सोसाइटी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि मियां मोहम्मद आसिफ काठिया पर यूनियन कौंसिल के मंसूबों में और सड़कों के तमीर में मुबैना तौर पर घपलों का इल्जाम है, जिसके हवाले से उनसे कल ही रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकास गौरी आपका। कौमी असम्बली का इजलास जारी। उधर आसिफ अली जरदारी से मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ी का सवाल, क्या वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है? आसिफ जरदारी से यह सवाल किया गया। हमको खबरों का क्या पता, आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, हम तो फ़कीर लोग हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमें जैसे चलाते हैं हम चल पड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह जवाब दिया। उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कमाल तजाहिल आरफाना का मुजाहरा करते हुए कहा कि हमको क्या पता, हम तो फ़कीर लोग हैं, हमें जैसे चलाया जाता है हम चल पड़ते हैं। इस तरह उन्होंने सहाफ़ी के सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज़ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुज़ाकरात के हवाले से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आज वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है। इस पर आसिफ अली जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमको खबरों का क्या पता, हम तो फ़कीर लोग हैं, हमें तो जैसे चलाते हैं चल पड़ते हैं। इस तरह आसिफ अली जरदारी ने गोल मोल जवाब देते हुए वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। उनका क्या कहना था, देखिए। डॉक्टर साहब, आपकी कोशिशें रंग ले आई, आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती मेज पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हुकूमत साथ चल रही है। रावल साहब क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी की बड़ी कोशिशें थी, हुकूमत को मजबूर किया, आप सबको। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं इसे प्रेस से बात करूंगा। बात आगे बढ़ सकती है, मुज़ाकराती अमल आगे चल सकता है, उम्मीद है कुछ। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं प्रेस से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जब पार्लियामेंट की राहदारी में चल रहे थे तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया आसिफ अली जरदारी से कि क्या वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि हमको क्या पता खबरों का, और हम तो फ़कीर लोग हैं, हमें जहाँ चलाते हैं हम चल पड़ते हैं। उनका क्या कहना था, एक मरतबा फिर देखिए। एतमाद का वोट लेने की जरूरत है क्या पता, हम तो हमको जिस तरह चलाते हैं छोटी महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। 28 अप्रैल से 7 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। यालाबारी भी मुतवक्के है। मुल्क भर में एक बार फिर बादल एंट्री डालने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 28 अप्रैल से 7 मई तक मुल्क भर में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असर जाहिर किया जा रहा है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और उर्माड़ा के समंदर में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह शुरू होने वाली बारिशों और जालाबारी के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी करने के बावजूद शहर के बरसाती नालों की सफाई का अमल शुरू न हो सका। नए बरसाती सीजन के आगाज़ के बावजूद गुजर नाले का तामीराती काम भी अभी नामुकम्मल है। मज़ीद बताएंगी सुमैया खुर्शीद। की पेशन गोई के मुताबिक जो है आइंदा हफ्ते में तेज़ बारिशों की पेशन गोई है। महकमा मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर श्री रहमान का कहना है कि आप लोग जो है वो अपने नाले वगैरह सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो कर लें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर नाले पे। ये नाला जो है कराची के बड़े नालों में आता है और ये नाला जो है लियारी नदी में जाके गिरता है और फिर पानी जो है समंदर की जानिब जाता है। ये नाला वो नाला है कि पिछले सालों में जहां से इंक्रूचमेंट हटाई गई थी कि इस नाले को वसी किया जाएगा और इसके इर्द गिर्द सड़क बनाई जाएगी, दीवार बनाई जाएगी और इस नाले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्से में से गंदा पानी जाएगा और एक हिस्से में से बारिश का पानी जाएगा। फिलहाल मैं इस नाले में मौजूद हूं, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि इस नाले पर जो है एक मट्टी की एक लंबी जो है वो फर्श जा रही है।
यहाँ के इंजीनियर्स का कहना यह है कि ये फर्श हमने एक्सिस के लिए बिछाया है ताकि हम काम कर सकें, लेकिन यहाँ पे ताहाल कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बारिश होती है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ये नाला था तो तब इतना पानी आता था कि घर यहाँ के बह जाते थे, कि जैसे कि घरों की कंडीशन देखने से भी लग रहा है। और अब जबकि इस नाले पे काम जारी है तो ये काम अभी किस हद तक हुआ है, किस हद तक नहीं हुआ है। अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो ये नाला जो है उस बारिश के पानी को बर्दाश्त कर पाएगा, यही जो है वो सवाल है। जी बहुत शुक्रिया। मौसम ने एक मरतबा फिर करवट बदली है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज मरीज से। जी वादी कोयटा का जो मौसम है वो इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। घंगूर घटाएं जो है छाई हुई हैं। इस वक्त जो है हर तरफ भीगा भीगा मौसम है। शहरी जो है मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा में जो एक हफ्ते से जो गर्मी में की शिद्दत में जो इजाफा हो गया था, आज बारिश की वजह से जो है कदरे मुनफरद हो चुका है। अब भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी कोयटा और उसके मुदाफ़ात में जो है जारी है। परिंदे भी जो है फिज़ा में कलाबाजियाँ खाकर मौसम से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इससे जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर हम दीगर इलाकों की बात करें तो सुबह बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं जिनमें जो है मकुरान डिवीज़न के जो इलाके हैं, तुरबत, गवादर, पसनी, वहाँ पे जो है गर्द आलूद हवाओं के साथ जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। जबकि कोयटा का जो दर्जा हरारत था वो सुबह के वक्त जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब इसमें जो है बदतदरीज जो है कम भी वाक़या होना शुरू हो गई है। इससे जो कोयटा का जो मौसम है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। भारत में मोदी सरकार के इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी तंग आ गए। आज़ाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई। हिंदू सिख फसादात का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे जावेद बलोच। मोदी की इंतहा पसंद सोच भारत को ले डूबी। मोदी के हिंदू नवाज इकदामात की बदौलत भारतीय सिखों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। आजाद खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई। रवा साल खालिस्तान की हामियों की तरफ से 23 ममालिक में 35 से जायद मुजाहिरे किए गए। कनाडा, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भारतीय सफारत खानों के सामने सिख मुजाहिरीन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में रेफरेंडम के दौरान 60,000 से जायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। इस दौरान सिखों ने इंडियन हाई कमीशन लंदन पर खालिस्तान का परचम भी लहरा दिया। 27 मार्च 2023 को अमरीकी अदालत ने भारतीय पंजाब के वजीर आला और गवर्नर को सिखों के खिलाफ बढ़ते रियासती मजालिम पर तलबी के समन भी जारी किए थे। जबकि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं और हिंदू सिख फसादात का खतरा है। कई लोगों का ग्रुप जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दो चार उनकी ज़ाती ज़िंदगी और रवैये गैर मुतवक्के तौर पर यकसर तब्दील हो गए। नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री, थ्रिल और एक्शन और साइंस फिक्शन से भरपूर टीवी सीरीज़ ब्लैक मिरर के सीज़न 6 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस साल जून में रिलीज़ की जाएगी। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।